Hello everyone, I am Vinay Sharma and welcome back to this so-called channel. Okay, so last time we talked about disinvestment policies and I also talked about Companies Act कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और गवर्नमेंट क्या चेंज करने की कोशिश कर रही है। और आज हम बात करने वाले हैं मैका पैक्ट के लिए। रिसेंटली में मैका पैक्ट साइन किया गया है ना, तो उसके बारे में बात करनी है। पर मुझे दो तीन कुछ न्यूज़ बहुत अच्छी लगी तो आई थॉट कि उसको भी शेयर करते हैं, तो उसके बाद मैं टॉपिक पे आऊँगा। ठीक है, पहले नंबर अभी पता होगा आपको कि प्रशांत किशोर सर ने बांकीपुर सीट की वो जीत लिया है। ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन हुआ तो जीत लिया। मुझे सबसे अच्छा इनका लगा, इन्होंने आके ना रिसेंटली में सबको बोला, आके खड़े होके ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आप अपनी सीवी भेज दीजिए, आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको हम प्राइवेट जॉब में कहीं ना कहीं ऑफ़र दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझे 3 महीने दो, हम बांकीपुर को कोई स्मार्ट सिटी तो नहीं बना देंगे बट स्टिल हम काम करेंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हम किसी भी पर्सन को रिश्वत नहीं लगेगी उसका राशन बनाने में। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है। ठीक है, और किसी भी आदमी को जिसको 4 किलो अनाज मिल रहा था उसको 5 किलो मिलेगा राशन कार्ड पे, किसी का एक भी अनाज 1 केजी भी नहीं मारा जाएगा। ठीक है, 60 साल के लोगों से ऊपर की 1100 रुपये जो पेंशन मिल रही थी वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है सभी लोगों के लिए, जो भी वहाँ के लोकल के एमएलएज हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ कि भाई हमें काम करना है। अगर काम करने की इच्छा हो लोगों के पास में तो सच में काम हो सकता है। तो वो प्रशांत किशोर सर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और सबके लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। ठीक है, सबके जागरूक होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि भाई अगर ये कहीं ना कहीं पैसे लग रहे थे लोगों पे तो मतलब कहीं ना कहीं घोटाला भी हो रहा था इस चीज़ को लेके। अगर राशन कार्ड में पैसे लग रहे थे तो कहीं ना कहीं हो रहा था, अगर 5 किलो अनाज नहीं मिल के 4 मिल रहा था तो कहीं ना प्रॉब्लम थी ना। ये सब जानते थे पर आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रहे थे वो लोग। चलो अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी होगा, क्योंकि अगर हम जयललिता मैम को देखें उस टाइम पे साउथ में तो उन्होंने भी स्टार्ट किया था पहली बार फीमेल को मतलब स्कूटी, टोस्टर, ब्रेड का वो रेफ्रिजरेटर, साइकिल, स्कूटी, साइकिल, ये सब देना स्टार्ट किया था। वो कल्चर आज ही फॉरवर्ड हो रहा है। तो आज फ्रीवीज के नाम पे बिहार के इलेक्शन जीता गया, सबको पता, 10-10 हज़ार रुपये दे के। तो एवरीवन वो, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट हुआ ना, वुमेन के पास कुछ तो पावर आ रही ना, मतलब अपना पैसा तो वो रख रही ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट होती है तो बहुत कुछ एम्पावरमेंट होता है उसके साथ में, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बच्चे की अपने। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है उसका, सोशोलॉजी में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि अगर फीमेल अर्न करने लगी ना तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इन्वेस्टमेंट करती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट अगर होगी ना तो चाइल्ड की कंडीशन से लेके अपनी कंडीशन सभी बेटर होती है। तो यही बताना था इसमें। बाद बाकी दूसरा टॉपिक मुझे बताना था ये कि FDA इज़ यूजिंग, ये बॉम्बे हाई कोर्ट बोल रहा है, क्या कह रहा है कि ए स्वॉर्ड टू किल मॉस्कीटोज, है ना, कि एक तलवार की जरूरत नहीं है यार मच्छर को मारने के लिए। तो इसमें ना एक वो है मार्टन सर, सोशोलॉजिस्ट हैं एक, तो वो बोलते हैं कि हर एक काम को एक्सट्रीम पे नहीं करना चाहिए। तो वही बॉम्बे हाई कोर्ट बोल रहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली पता होगा आपको कि एक IAS ऑफिसर सर है ना, तुकाराम पांडे सर करके, जो तो तुकाराम पांडे सर है ना, आई गेस, मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूज हूँ उनके, बट वही कोई सर है। तो वो आजकल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इन सब चीज़ों को लेके, और इलीगल एडल्ट्रेट फूड जो भी बन रहा है, मतलब मिल रहा है मिलावटी खाना और जो कुछ भी है उसके लिए, तो अच्छा भी है ना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट बोल रहा है कि भाई इतना नहीं होना है एग्रेसिव आपको। अरे भाई क्यों नहीं होना है यार, क्या ब्यूरोक्रेसी का आपने यही समझ के रखा है कि बस आए और गोल गोल चक्कर अखबारों में और कागजों में घूमता रहे, रेड टेपिज्म बन के रह जाए। आप कोई प्रोएक्टिव काम कर रहा है तो उसको करने दो ना, बोल रहे दिक्कत हो रही है भाई, मतलब हद है यार। ठीक है, तो इन्होंने छापा मारा होगा किसी सिरप कंपनी को लेके, तो वहाँ पे सीज़ किया गया 2.4 करोड़ रुपीज़ का मामला। कैडिला फार्मा सर्जिकल लिमिटेड है ना करके, उसने चैलेंज किया FD का डिसीजन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके, 2.45 करोड़ रुपए का है, सोचो आप। तो वही सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि भाई आप स्वॉर्ड का क्यों यूज़ कर रहे हैं मॉस्किटो मारने के लिए, आपके पास और पावर है, आप आओ उनको बैठा लो, उनको समझाओ, फिर कुछ पेपर वर्क करो, ऐसे करके काम करो, आप एकदम डायरेक्टली एक्शन क्यों ले रहे हैं, सारा माल सीज़ कर रहे हैं। तो इसी में वो मार्टिन सर का कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर जब गोल किसी को अचीव करने होते हैं ना तो उसका विज़न क्लियर होता है उस चीज़ को लेकर। तो सोशलिस्ट वाले समझ रहे होंगे इसको, वैसे आप न्यूज़ समझिए कि जो न्यूज़ मैंने बताई है इसको लेकर, और मार्टिन सर को बता दिया, रेफरेंस दे दिया, तो जो सोशलॉजी वाले हैं वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मैका पैक्ट के लेके, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफ़ी अच्छा भी है मैका पैक्ट।
तो ये टॉपिक मैंने कहाँ पढ़ा था मैका पैक्ट का यार, लेट मी फाइंड दैट पेज। ओके हाँ, ये रहा मैका पैक्ट को लेके। मोहम्मद अयूब सर हैं, इन्होंने एक मैका पैक्ट के लिए लिखा है। और फिर मैं बात करूँगा कि इंडिया का क्या स्टैंड है मैका पैक्ट को लेके। ओके, बिकॉज इंडिया का तो कोई अपना रिएक्शन होगा ना यार भाई, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि इंडिया का रिएक्शन नहीं होगा, इंडिया का भी अपना कोई परसेप्शन है। वेट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट फाइल। ओके हाँ, ये रहा। और उसके बाद तीसरा एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, उसकी बात करता हूँ। तीनों आर्टिकल को मिला के मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप इसको समझिए। एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं। ओके, एक ही पेज में हो जाएगा, ठीक है। मैका पैक्ट बेसिकली साइन हुआ है 3 कंट्री के बीच में, ठीक है। आई कैन यूज़ दैट ड्राइंग वाला पार्ट, साइड में इसको करते हैं। हाँ, मैका पैक्ट 3 कंट्री में साइन हुआ है, एक पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा अपना सऊदी अरेबिया, ठीक है, और तीसरा टर्की। इन तीनों लोगों ने साइन किया है इस पैक्ट को, ठीक है। और इसमें हुआ क्या है, इन तीनों ने साइन करने के बाद में बोला है कि अगर किसी एक पे अटैक होगा तो वो सब पे अटैक माना जाएगा, ठीक है। अब ये टर्की क्यों कर रहा है, बिकॉज इसको यूएस के साथ में अपना काम करवाना है। पाकिस्तान बेसिकली इंडिया के लिए साइन कर रहा है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको अपने ऑयल को बचाना है, अपनी इकोनॉमी को भी देखना है। ये ऑयल रिच कंट्री है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, मतलब बहुत पैसा। ये पाकिस्तान क्या है, न्यूक्लियर स्टेट है। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ जिससे कलर आपको समझ में आए। पाकिस्तान के पास क्या है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है। टर्की के पास क्या है, ड्रोन कैपेबिलिटी है। थोड़ा और जूम करते हैं थोड़ा, ठीक है, अभी सही है। सॉरी फॉर द डिले ब्रो। टर्की के पास क्या है, ड्रोन है बहुत सारे, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ टर्की के पास बहुत है। रिसेंटली में जो ऑपरेशन हुआ था हम लोगों का, तो उस ऑपरेशन में भी टर्की के ड्रोन यूज़ किए थे पाकिस्तान की साइड से। और टर्की हमेशा इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए डिनाई करता रहता है, देता नहीं है सीट, है ना। और फिर क्या है कि सऊदी अरेबिया देख रहा है, क्योंकि यूएस का पावर रीजनल बैलेंस में ऑलरेडी कम होता जा रहा है, और यूएस और अभी जो इजराइल यूएस के साथ में मिलकर ईरान पे अटैक हो रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं देख भी रहा है कि भाई ईरान पे अटैक हो रहा है तो एक दिन हमसे भी हो सकता है। हालांकि टर्की साथ में रहता है यूएस के, यूएस सपोर्ट भी कर रहा है, बट ना कहीं टर्की अपने आप में एक राइज रिनेसा को याद कर रहा है, बिकॉज ओटमन एम्पायर यही था चीज़ों को लेके, तो वो अपना एक रिवाइवल देख रहा है, ठीक है। तो वो समझता है कि हम ही वेस्ट एशिया में रीजनल पावर मेरी होनी चाहिए, है ना। तो उस वजह से ये साइन किया, एक के पास पैसा, एक के पास न्यूक्लियर की कैपेबिलिटीज़ है, और एक के पास ड्रोन मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी है। और है क्या कि सब लोग देख रहे हैं सऊदी अरेबिया भी, क्योंकि यूएस अब उस तरीके से हेल्प नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान का क्राइसिस देखो, यूएस छोड़ के भाग गया था। अब ईरान वाला भी केस हो रहा है, जो भी इसमें भी जो स्टेट ऑफ हार्मस वाला फेज़ है, वहाँ पे भी खाली करने के बाद में जो हेजमनी है ना, वो ईरान की रहेगी। मतलब इनकी हेजमनी इतनी यूएस की नहीं है वहाँ पे, मिलिट्री मतलब जो सी रूट है उसको देखने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये पावर का इम्बेलेंस हो रहा है, और दिक्कत इससे किसको आ रही है, इन लोगों को दिक्कत आ रही थी, इन्होंने अपना पैक्ट साइन कर लिया। बट अब इंडिया को क्या देखना है कि इंडिया का फेस कैसा है, उसके तरीके को लेके। अब इंडिया में क्या है कि इंडिया ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके रखा है वेस्ट एशिया पे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम लोगों का, कहाँ पे, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट है हम लोगों का, ठीक है। एनर्जी पे सेक्टर पे, फ्यूल के सेक्टर पे, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में हो, और वाटर के मामले में हो, पानी का मतलब जो रीडिफाइन करते हैं ना, पानी को प्यूरीफाई करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, उनके लिए हो। तो हमने इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट करके रखा है वेस्ट एशिया में। और सऊदी अरेबिया से हम लोगों का बहुत रेमिटांस भी आता है, ठीक है। एक मैं और पेज ऐड कर लेता हूँ उसी पे ही, मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसके वाला पार्ट। ओके, अब है क्या कि इंडिया के पास ना बहुत सारा रेमिटेंस आता है, कहाँ से, क्या हो गया भाई, चल जाए यार। इंडिया के पास रेमिटेंस आता है कहाँ से, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज जितनी हुई ना, यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्किल्ड और अनस्किल्ड वाइट कॉलर जॉब और जो ब्लू कलर जॉब वर्कर है बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। तो वहाँ से बहुत सारा भर भर के पैसा आता है, हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और यहाँ से हम पैसे भी बहुत सारे मंगाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो सऊदी अरेबिया भी बहुत अच्छा दोस्त मानती है इंडिया को, है ना। तो वो देखेगा कहीं ना कहीं, और अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कभी वॉर भी हो रहा है तो जीतेंगे तो हम ही लोग, ऑब्वियस ही बात है।
इतनी बार हराया उन लोगों को हम लोगों ने, बट कहीं ना कहीं रिसेंटली में मतलब वो आएगा कहीं मीडिएट करने के लिए कि भाई पैसिफाई कर लो। और दूसरी बात ये भी है, पाकिस्तान बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि देखो इतने साल आज़ाद हो गए उस बंदे को, मुझे तो यही तजुर्बा लगता है वो जिंदा कैसे रह रहा है इतने दिन तक यार। भीख मांग लेता किसी से भी जाके, भाई तुम पैसा दे दो, तुम पैसा दे दो, बट स्टिल लाइक ओके कोई बात नहीं, उसकी तारीफ है ये। आसिफ मुनीर मतलब अभी देखा होगा कि यूएस के साथ में भी उसने जाके लंच किया है, डिनर जो भी है उसने बुलाया था अपने वाइट हाउस, हो गया। अभी पाकिस्तान ने हेल्प किया है थोड़ा बहुत जो भी किया है मीडिएट करने के लिए, पाकिस्तान यूएस और ईरान के बीच में मीडिएशन बिठाया, लेकिन वो मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज इसराइल ने डिनाई कर दिया उसके इफेक्ट को, बातों को। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं राइज हो रहा है एक जगह पे, ठीक है। आईएमएफ से उसने लोन भी पहले ले ली, तो हम लोग कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं डिप्लोमेसी में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लेके चीज़ों को, कि भाई हमें कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव रूल करना चाहिए और आइसोलेट करने की कोशिश करना चाहिए पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान टेररिज्म के मामले में सबसे आगे है तो कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज को सही करने की कोशिश कर रहा है, जो हमें नहीं होनी देनी चाहिए इमेज उसकी सही। उसकी इमेज एज अ टेररिस्ट है तो बनी रहनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्ट लेना चाहिए FATA लिस्ट में, ठीक है, जो उसको इसका फाइनेंस नहीं मिल सके। तो कहीं ना कहीं हम फेल कर रहे हैं, और बस इंडिया को एक बहुत ही प्रिकॉशन की तरीके से इसको देखना है, क्योंकि हमारे सऊदी अरेबिया के साथ में भी रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए, इवन टर्की के साथ ख़राब नहीं होने चाहिए, बट टर्की के साथ हमेशा रिलेशन ख़राब ही रहे हैं, इतना अच्छा नहीं है उनके साथ रिलेशन। और चाइना इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका पावर ग्रो कर रहा है उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो ऐसे ही था इसमें पूरे आर्टिकल में। बट इंडिया का अपना क्या स्टैंड रहा है, इंडिया वालों ने बोला है कि भाई देखो ये जो ट्रेड पैक्ट साइन हुआ है इन लोगों के बीच में, तीनों कंट्री में, मैका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, तो एन आर्म स्टुपुलेटेड एन आर्म अटैक एंड एनी वन ऑफ अ सिग्नेटरीज विल बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल, ठीक है। We continue to closely follow development in the West Asia conflict. As far as this agreement is concerned, we are examining its implication both from the perspective of Indian national security. फिर क्या बोला है, the agreement is there on paper, but we do not know what will be the practical implementation. So while India would caution of a development, it may not be alarmed. On Pakistan on paper, Pakistan may be trying to give a message to India, while Saudi Arabia would be do the same for the Iran, and Turkey perhaps for the US. One needs to see what is the final print and how serious are the countries about coming to each other and defense when they get into the military conflict. तो ये है कहीं ना कहीं बात। बाकी इंडिया की भाई डिफेंस के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अपना तो डिफेंस सबसे सॉलिड है ही हर तरीके से, ठीक है। तो यही है, हमें देखना चाहिए इस चीज़ को लेके। और यही बात इन्होंने लिखी है पूरे आर्टिकल में, जो सर का आर्टिकल है इन्होंने भी यही पूरी बात लिखी है, इन्होंने कुछ और स्पेशल बात नहीं लिखी है इसमें, जो भी मैंने आपको बताया पूरा डिटेल में। और यही सेम आज जो न्यूज़पेपर इसका आया है हिंदू का, द हिंदू का, इसमें मैका पैक्ट के बारे में जो महमूद अयूब सर हैं, इन्होंने भी सेम यही बात को लिखा है कि कैसे पाकिस्तान थोड़ा राइज भी हो रहा है और कैसे इंडिया को देखना चाहिए इसको, क्योंकि इंडिया का सिक्योरिटी का पर्पज़ है, एनर्जी का अपना है, तो इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं US फेल हो रहा है उस चीज़ को लेके सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को बचाने में, ठीक है। तो उसको तो कहीं और देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अपने ऑयल रिजर्व तो बचाने है ना, ठीक है। टर्की मेंबर भी है नाटो का, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ इन्होंने अपने एक वो लगाया है कि भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो यही सारी चीज़ें थी इसमें। बाद बाकी कहीं ना कहीं टर्की प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बिकॉज अंकारा हैज़ रिपीटेडली सपोर्टेड पाकिस्तान पोजीशन ऑन कश्मीर एंड सप्लाइड वेपन दैट पाकिस्तान हैज यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें टर्की से बहुत प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मैंने बता ही दिया उसने ड्रोन यूज़ किए थे भी रिसेंटली, ऑपरेशन जब उतना हुआ था तब, ठीक है। तो ऐसे करके है, बाकी डील अब कैसे होगी, अनफोल्ड कैसे होगा आगे जाके, वो बाद में देखने वाली होगी, पर इंडिया को बहुत ही सतर्कतापूर्वक इसको देखना चाहिए। द मैका पैक्ट रेजेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग डिफरेंट, अ मोर ऑटोनोमस सिक्योरिटी आर्किटेक्ट constructed by the regional power themselves. India, with the enormous economic energy and strategic stake in the West Asia, cannot remain a spectator that transform, but at the same time should not react it with undue alarm, ठीक है। तो बस यही था इस आर्टिकल में, द मैका पैक्ट जो बेसिकली मुझे बताना ना। बाद बाकी न्यूज़ तो बहुत सारी आई हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आई हैं, जैसे दीपक धार सर हैं अपने यहाँ, तो उनको एक अवार्ड मिला है, डायरेक्ट मेडल। वो कौन सा अवेलियन एस सेंट पाइल करके एक मॉडल है, उसके बेसिस पे उनको मिला है। इसमें होता क्या है अवेलियन सेंट पाइल, कोई ना कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो उस पर इसके बारे में सही से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा प्रिंसिपल है।
देख लेना, अगर टाइम मिले आप लोगों को पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। और केरल का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया, कुछ मलयालम लैंग्वेज की, लोकल मलयालम लैंग्वेज में केरलम बोलना चाहिए, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, एक ये टॉपिक था जो कि कैंडिडेट ट्रेन अंडर द रूरल स्किल प्रोग्रामिंग नॉट गेटिंग जॉब से पैनल, ये पैनल ने बात खड़े होके की है, ये मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला है कि DDU-GKY, इसका मतलब क्या, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है ना जो, तो इसकी वजह से है क्या कि कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिल पा रही है सही से, ठीक है, बच्चों को। वो बोलते हैं मार्च 2026 में 18.38 लाख रूरल यूथ हैज़ बीन ट्रेन अंडर DDU-GY विथ 11.91 lakh placed in the job, including 566 foreign placement. These schemes has covered 37 sector and 816 trades. Women account for 9.6 lakhs of those who train and 6.03 of those placed in the job. चलो अच्छी बात है, बट फिर होता क्या है, इस जॉब में पहुंचने के बाद में भी इनका पूरा रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, 110% नहीं हो पाता है। इसमें दिक्कत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना चाहिए कि नाज करना चाहिए पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, मतलब एक बार प्लेसमेंट हो गया उसके बाद सपोर्ट करना चाहिए। होता क्या है कि सब प्लेसमेंट तो नाम पे करा देते हैं, स्कीम का फुलफिलमेंट कराना है, उनको पेपर वर्क दिखाना है तो प्लेसमेंट करा देंगे, बट प्लेसमेंट होता कितने दिन के लिए नहीं पता, एक दिन के लिए रखेंगे, एक महीने के लिए रखेंगे, 10-15-20 हज़ार रुपये दे देंगे, पेपर में लिख दिया जाएगा कि भाई आपका प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद आपको निकाल देंगे। तो हमें कहीं ना कहीं पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट भी करना चाहिए, ठीक है, इंक्लूड करना चाहिए, एक्सटेंडेड माइग्रेशन असिस्टेंट भी देना चाहिए, डिटेंशन मॉनिटरिंग देखनी चाहिए कि कितने लोगों को वापस किया जा रहा है, कितने हो रहा, उनकी स्किल को अपडेट करना चाहिए टाइमली, है ना, और मिनिमम बेज एम्प्लॉयमेंट टारगेट पे को लेके बढ़ाना चाहिए उनका, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है चीज़ों को देखने की, तो ये बात बोली गई थी। मतलब कि नासा को इनवाइट किया है मतलब नासा ने इनवाइट किया है इसरो को टू ज्वाइन इट मिशन फॉर द लूनर आउटपोस्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। बाद बाकी 1 बिलियन नोट जारी किए गए हैं, 10 और 20 के पॉलीमर बैंक नोट, अब प्लास्टिक के नोट चलना स्टार्ट होंगे, और जो कि अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन नंबर 25 में ऑफ RBI एक्ट के थ्रू इसको अप्लाई किया जा रहा है। अभी थोड़ा पायलट मोड में चलेगा, उसके बाद आराम से पूरा ट्रायल होगा इसका, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट था, कुछ और इम्पोर्टेंट बता देते हैं। हाँ, रिसेंटली में एक इम्पॉर्टेंट और न्यूज़ आई है, न्यूज़ क्या है ये, GS2 में ऐड कर सकते हो आप, सोसाइटी सोशल जस्टिस, GS1 में भी सोशल वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है SC और ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट वाज लास्ट अमेंडेड इन 2018 इन रिस्पॉन्स टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फ्रॉम द SC एंड ST कम्युनिटीज़। रिकमेंडेशन दी है कि भाई आप स्पेशल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सेल इस्टेब्लिशमेंट करो स्टेट और UT में, इंक्रीज करो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन अमाउंट को अकॉर्डिंग विथ इन्फ्लेशन, फास्ट ट्रैकिंग FIR एंड चार्जशीट प्रोसीजर फाइल करो, और मीजर फॉर काउंसलिंग फॉर द विक्टिम्स एंड देयर डिपेंडेंट्स एंड दोज एक्यूज्ड, ठीक है। और इसमें जो पैसा मिलता है पेड अमाउंट, मतलब जो भी वो डिपेंड करता है अपने क्राइम में आपके साथ कैसा हुआ है, रेंजेस फ्रॉम 85,000 टू 8.25 लाख। अब किसके साथ क्या क्या दिक्कतें हुई है, नॉर्मल अगर किसी को इंजरी हुई है तो भाई इतना पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, और अगर किसी में ज़्यादा ही दिक्कत हो गई तो वह पैसे अलग अलग डिपेंड करता है। और ये एक्ट कब का है, 1989 का एक्ट, सोचो 1989 का एक्ट है, स्टिल यही चीज़ें चल रही हैं इंडिया में। आई डोंट नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सही भी है, कुछ ख़राब भी, अब आई डोंट नो कितना सही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है ना, तो वो JPC को भेजा गया है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज़ को, ठीक है। एक्ट देखो तब सही होता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि एक्ट सही नहीं है, एक्ट तब सही होता है जब उसको इम्प्लीमेंट सही से ढंग से किया जाए और पूरा देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फर्जी केस भी लग रहे हैं, ठीक है। तो पूरा एक बार देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कौन कैसे कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें लोग फर्जी फंसा देते हैं एक दूसरे को लेके यार, और फिर वो कोर्ट में केस चले जाते हैं, फिर तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, और वो अपना एक विक्टिम कार्ड लेके प्ले करते हैं बिकॉज BR SC और BR ST, ठीक है। तो कहीं लोग अच्छे भी हैं कि उनके साथ हो भी रहा दिक्कतें, तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो दोनों पहलू देखना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जो पेंडिंग भी हैं, फर्जी भी हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, और जो वहाँ के SP हैं वो बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये था इसके पेपर में। और मैकअप एक्ट मैंने पढ़ा ही दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे बताना था मैकअप एक्ट के बारे में। और
न्यूज़ तो बहुत सारी आई है यार। इंडिया चाइना के राइस के बारे में एक न्यूज़ आई है कि चलो इंडिया राइस ट्रेड एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ इंडिया और चाइना राइस के बारे में, ठीक है। बाद बाकी ये भी तुम देख ही लो, समझ लो इसको कि पेस्टिसाइड जो है ना वो मतलब शिवराज सिंह चौहान सर जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात बोली है कि सैंपल कलेक्ट किए गए 70,000 अप्रॉक्स में वेजिटेबल और फ्रूट के 28 स्टेट एंड यूटी से। तो उसमें मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू एट अ नेशनल लेवल है ना प्रोजेक्ट किया गया था 23-26 के लेके। तो उसमें क्या हुआ कि सैंपल में डिटेक्ट किया गया 3.1%। तो ये कहीं ना कहीं जो लिमिट थी ना वो ब्रीच हो गई है, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए आप जो खा रहे हैं तो उन सब में केमिकल है भाई, और अच्छा खासा केमिकल। अब तो लग रहा है कि भाई खेत लेके खुद से खेती करेंगे वही खाएंगे, लेकिन फिर वही बात कि भाई फर्टिलाइज़र डालोगे, पेस्टिसाइड तो डालोगे नहीं तो खेती नहीं होगी, दिक्कत तो है ना। और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था MPRNL, मतलब ये जो डिटेक्ट के लिए है मॉनिटरिंग फॉर द पेस्टिसाइड रेसिड्यूज एट नेशनल लेवल, ये लॉन्च किया गया था 2005 में और 6 में। इसमें 40 टोटल लैब पार्टिसिपेट करती हैं इंक्लूडिंग 5 न्यू वन कवरिंग 22 स्टेट्स, ठीक है। और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव टिल 2028 और 29 तक, ठीक है। और यही है बात। बाकी FCRA के कराऊंगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को टू कंसीडर प्ली फॉर द इमरजेंसी रिस्पांस टू द ऑनलाइन एंड डीप फेक क्राइम। बहुत बढ़ रहा है भाई, बच के रहा करो सब लोग, ठीक है। चलो सेपरेट में क्या ही कराऊंगा यार, रिसीव करा देता हूँ तुम लोगों को। हुआ क्या देखो, इंडिया ना 2 प्रकार के चावल बेचता है, बासमती होता है, नॉन बासमती राइस होता है, कुछ ब्रोकन राइस भी होते हैं, और जो कुछ सड़े गले अपने पास बच भी जाते हैं तो वो उसका हम लोग इथेनॉल बना लेते हैं, ठीक है। तो है क्या कि इंडिया की राइस जो है ना, तो इंडिया ने राइस भेजना चाह रहा था, अपने एक्सपोर्ट करना चाहता था चाइना पे। तो इन्होंने पहले शिपमेंट चेक कर लिया कि ठीक है सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट राइस थे 100% ब्रोकन, सेंट फ्रॉम विशाखापट्टनम पोर्ट टू सेकू पोर्ट जो चाइना का है वहाँ पे। बट जैसे ही वहाँ शिपमेंट पहुँचा तो उन्होंने बोला कि ये जेनेटिक मॉडिफाइड पेडी क्रॉप्स का है, तो इसको अप्रूव नहीं करते, हमारे यहाँ कोई भी GMO क्रॉप नहीं खाता है, GM क्रॉप नहीं खाता है। तो इंडियन कहा भाई हमने आज तक कभी GM क्रॉप राइस की पैदा ही नहीं की है यार, हमारे यहाँ राइस का ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ जीन, मतलब जीन एडिटिंग करके कुछ भी हो। हम लोग अगर कुछ भी एडिट करते भी है ना तो अपने ही में ही एडिट कर लेते हैं, मतलब लेट सपोज कि एक कोई है तो उसी का ही हम लोग DNA निकाल करके उसमें रेप्लिकेशन करके उसको इंसर्ट कर देते हैं। हम लोग कोई फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर इंसर्ट नहीं करते, हम उसी के ही जीन को निकाल के उसी को मॉडिफाई करके उसी को डाल देते हैं। हम लोग कोई आउटसाइड का सिस्टम नहीं लेके आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब उन्होंने नहीं बोला, मैं आपको बता रहा हूँ GM के बारे में टोटल। तो हम लोग इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि अपने यहाँ नहीं है ये चीज़। और तब फिर भी यार उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, उसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना के पास हम लोगों के ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। अभी डोकलाम वाला केस हुआ था, है ना, फिर अभी LOC वाला केस हुआ था इसको लेके, LOC वाला। और उसके बाद अपना ये क्या बोलते हैं, अभी अरुणाचल वाला केस चल ही रहा है। सरकार बोली कि अरुणाचल में कुछ भी ख़राब नहीं है। ये तो अरुणाचल वाले जान सकते हैं, चाइना गवर्नमेंट या इंडियन गवर्नमेंट सही जानती है रियलिटी क्या है। हम लोग तो भाई इतना नहीं समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही ना, तो कुछ ना कुछ है, बट चाइना ये नहीं मान रहा है, तो इससे हमें घाटा तो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे राइस का, क्योंकि हम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है राइस में यार, ठीक है। देखो 2021-22 में हम लोगों ने 369 मतलब टोटल वैल्यू में बेचा था, ठीक है। और वैल्यू जो थी वॉल्यूम इन टन में था 12.1, फिर 22.2 बेचे, फिर 1.8, 1.1, 2.1, 1.5। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कम हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही यार इस चीज़ को लेके। और होता क्या है, इससे ना फ़ायदा मिल रहा है पाकिस्तान राइस को, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मेरा ओरिजिनल बासमती है। हम लोग इंडिया वाले कह रहे हैं मेरा ओरिजिनल बासमती है। यूरोपियन यूनियन वाले बोल रहे भाई तुम लोग डिसाइड कर लो पहले कि बासमती ओरिजिनल है किसका। तो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट हो रहा है इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे राइस को लेके। तो ये प्रॉब्लम कंसर्न है बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। इसके लिए भी सोचना चाहिए, आगे देखें क्या फ़र्दर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो आगे बताएंगे इस चीज़ को लेके फिर आगे हम, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें ये बताया है, मतलब ये आर्टिकल पूरा जो बताया गया, डेमोग्राफिक शिफ्ट विल फ्यूल कंज्यूमर एनर्जी डिमांड, ठीक है। डेमोग्राफिक शिफ्ट करेगा, फ्यूल करेगा कंज्यूमर एनर्जी डिमांड को। होता क्या है, जैसे मान लो कि आप लोग सब लोग साथ फैमिली में रह रहे हो, तो हमें एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ेगी।
जब वही फैमिली डिविडेंट हो जाए, अलग अलग हो जाए, न्यूक्लियर फैमिली में आ जाए, अलग अलग आइसोलेट करके रखने लगे, तो फिर होगा क्या कि यार सबको कपड़े अपने धुलने हैं, मतलब तो हर एक घर अपना वॉशिंग मशीन खरीदेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अपने आप इंक्रीज़ होगा ना कि नहीं होगा, फूड भी इंक्रीज़ होगा। और जब फैमिली साथ में रहती है तो फूड का वेस्टेज नहीं होता है इतना। लेकिन अगर फैमिली साथ नहीं, अलग अलग फैमिली रहती है तो खाना ज़्यादा बन जाता है, तो कहीं फूड का सिस्टम भी ख़राब होता है, तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कत है फिर, तो उससे वेस्ट होगा। तो इसमें यही पूरे आर्टिकल में समझाया गया है, मतलब यही पूरा बताया गया है कि कैसे करके लेके जापान का एग्जाम्पल दिया गया है, तो वहाँ पे राइज़ की थी पॉपुलेशन, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं एनर्जी का भी ट्रिगर हुआ था। तो इंडिया को रेडी रहना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए सही से, या फिर रखना चाहिए ऐसा सोशल इन्वायरमेंट कि भाई सब लोग साथ रहो, अलग अलग रहने से कोई मतलब है नहीं लाइफ में। ये देखो काफ़ी अच्छा कार्टून है, तो उसमें बोलता क्या है कि इजंट अ शॉर्टफॉल फॉर मानसून अ गुड थिंग, द लेस इट्स रेन द लेस वी बोरो फ्रॉम द मनी लेंडर। ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं, कम बारिश होगी हमें पैसे नहीं लेना पड़ेगा मनी लेंडर से, तो हाँ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सारा कुछ, हमारा पैसा बच जाएगा, हम पे कर्ज नहीं चढ़ेगा। ठीक है, ये जोक था सपाट जो भी था। बाद बाकी कुछ नए बिल भी आए हैं, और नए बिल में क्या क्या आया है, मतलब बहुत सारे बिल आए हैं, और इवन बिल के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा कि लोकसभा ने ना 9 बिल पास कर दिए 52 मिनट के अंदर, मतलब लेस देन एन आवर 9 बिल्स है पास्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, और डिस्कशन भी हुआ लेस देन 6 मिनट्स। ठीक है, केवल 14 मिनट डिस्कशन हुआ है एक बिल के ऊपर, और वो बिल था मतलब प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ टू द नेशनल ऑनर बिल टू द लॉन्गेस्ट, केवल और केवल। उसके बाद 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट ऐसे करके सारे बिल पास कर दिए। तो मैं बिल के बारे में बात करूँगा नेक्स्ट टाइम पे, कभी टाइम मिलेगा तो सारे बिल आपको बताऊँगा क्या क्या कौन कौन से बिल पास हुए हैं। तो वंदे मातरम के लिए शशि थरूर सर ने केवल बोला, उन्होंने बोला कि यार देखो हम लोग जब नेशनल एंथम गाते हैं ना, नेशनल एंथम, तो 52 सेकंड लगते हैं, पर फुल वंदे मातरम गाने के लिए हमको 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, he said in the state like Tamil Nadu, where the state song 2 would be sung at a public function, it would add another 2 minutes. He asked whether audience could reasonably be expected to stand for a several minutes before and after every function. Can respect and patience be legislated? तो उनका यही मानना है कि लोग खड़े भी होंगे इतनी देर तक, नहीं खड़े होंगे तो कितने कितने लोगों को आप जेल में डालोगे इंसल्ट के लिए भाई, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों है। कोई फंक्शन के बाद खड़ा होता है, सब लड्डू लेके भाग देते हैं भाई। ठीक है, बट देखते हैं अब कहाँ तक इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कहाँ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रेंथ बढ़ा दिया, जजेस का 33 से लेके 38 कर दिया गया है। अभी रिसेंटली में मैं देख रहा था उनका यार, जो यशवंत क्या नाम है उन बंदे का यार, जिसके यहाँ पे कैश पकड़ी गई थी घर के बाहर में, मतलब नोटों के पास में साथ में, तो उसको आज उनको आज मतलब जो भी जज साहब थे, तो उनको आज वो किया गया है कि भाई आप जो यशवंत वर्मा सर थे ना, यशवंत वर्मा एक्स जज, फाउंड गिल्टी बाय द हाउस पैनल इन द केस रो केस। ठीक है, कैस रो केस, जो कैस मिली थी उसके बाहर जली हुई घर के बाहर, तो उनको आज दोषी ठहराया गया है अब जाके। और उसके बाद ट्राइब्यूनल का एक केस पास हुआ है, ट्राइब्यूनल के अपॉइंटमेंट को लेके, कमीशंस को लेके। ठीक है, एमडीआर वाला मैं बता ही चुका हूँ, पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो वो एक हुआ है, और एक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ का है तो वो पास हुआ है, एक एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए पास हुआ है, और एक एमएमडीआर भी बिल पास हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि माइंस का डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन है ना, उसके लिए, तो वो भी मैं कराऊंगा नेक्स्ट टाइम पे कभी। ये मून बेस्ड प्रोग्राम के लिए नासा ने इनवाइट किया है इसरो को, भाई आ जाओ आप भी साथ में हमारे, इसको कोलैब करके देखते हैं दोनों लोग। ठीक है, बात बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, न्यूज़ को फॉलो करो, हैबिट बना लो यार न्यूज़पेपर पढ़ने की, बिकॉज न्यूज़पेपर इज़ वेरी नेसेसरी। अब ये तुम्हें कोई डाटा नहीं बताएगा जैसे लेके कि भाई इंडिया का डायग्नोस्टिक मार्केट जो है ना, मतलब टोटल जो मार्केट का साइज़ है वो है 224 लाख करोड़ रुपीज़। सोचो आप, डायग्नोसिस का मार्केट 24 लाख करोड़ का, भाई क्या बोले। अब भाई इससे ज़्यादा मार्केट तो शादियों का है, पर डायग्नोस का भी मार्केट बढ़ ही रहा है यार, बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी दी गई, जैसे क्लिनिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इम्यूनोडायग्नोस्टिक किसको कहते हैं, हेमेटोलॉजी तो पता ही होगा, इट्स रिलेटेड टू ब्लड कंपोनेंट ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक किसको बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ डीएनए आरएनए टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर और कैंसर। क्लिनिकल केमिस्ट्री क्या होता है, एनालिसिस ऑफ ब्लड सीरम प्लाज्मा और यूरिन। ठीक है, यही है। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ सैंपल टेकन फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। और इन वीवो का मतलब ये होता है रेडियोलॉजी टेस्ट सच एज एक्सरे और एमआरआई, ये इन वीवो और इन विट्रो। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को लेके। तो इंडिया में जो साइज़ है मार्केट का, वो इन विट्रो जो है ना,
मतलब जिसमें सैंपल लिए जाते बॉडी से, उसका मार्केट ज़्यादा है, 12% और 11% इसका है। मतलब ये हो जाएगा 2031 के तक आते आते। अभी तो जो टोटल है ना वो इतना मार्केट का साइज़ है। बाद बाकी इसमें हॉस्पिटल का जो 24 लाख करोड़ जो मार्केट का टेस्ट है डायग्नोसिस्ट का, उसमें जो हॉस्पिटल 54% साइज़ है, फार्मास्यूटिकल के 26 और डायग्नोस्टिक का 6, हेल्थ इंश्योरेंस का 6, मेडिकल डिवाइस का 5 और अदर्स में 3 आता है टोटल मिला के। ठीक है, ये बता ही चुका हूँ मिडिल ईस्ट के बारे में टोटल मिला के। यार इन्होंने वही बात की है गल्फ रीजन को लेके, पूरा मतलब डिटेल में करा दिया हूँ मैं सारा कुछ जो भी था, मतलब सिंपल टर्म में वो यही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी काफ़ी टाइम भी हो रहा है, सोना भी है मुझे। चलो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके, बाय बाय।